चांदनी रात थी। समुंदर की लहरें हल्की हल्की थपकियां दे रही थीं। शाही महल के अंदर जश्न का माहौल था। बादशाह जफर अली शाह की बेगम ने एक फूलों से भी नाजुक सी शहजादी को जन्म दिया था। पूरे मुल्क में खुशियों के नगमे गूंज रहे थे। महल के हर कोने में शम्माएं रोशन थीं, मिठाइयां तकसीम की जा रही थीं और बाजारों में भी जश्न मनाया जा रहा था। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। आधी रात का वक्त था जब अंधेरे में लिपटी एक शख्सियत चोरी चोरी महल की दीवारों को पार कर रही थी। ये एक जालिम डाकू था जिसका नाम दरगाह खान था। वो बादशाह का दुश्मन था और इस मौके का फायदा उठाकर उसने शहजादी को उठा लिया। दरगाह खान शहजादी को लेकर भागने ही वाला था कि अचानक शाही सिपाहियों ने उसे देख लिया। वो घबराकर महल से भागा और सीधा समुंदर के किनारे पहुंच गया। उसके पीछे शाही सिपाही थे। तीर और तलवारें उसकी जान लेने के लिए तैयार थीं। अपनी जान बचाने के लिए उसने शहजादी को समुंदर में बहा दिया और खुद एक गहरी खाई में कूदकर गायब हो गया। समुंदर की लहरों ने नन्ही शहजादी को अपनी गोद में ले लिया। वो एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती रही और धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ती गई। दूसरी तरफ एक गरीब मगर नेकदिल मछुआरा सुल्तान मियाँ अपनी कश्ती लेकर समुंदर में मछलियां पकड़ने निकला था। अचानक उसकी नजर उस तख्ते पर पड़ी जिस पर एक नन्ही बच्ची बेसुध पड़ी थी। या अल्लाह, ये कौन सी मासूम जान है। उसने बच्ची को उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। उसकी बीवी आफिया बीबी ने जब इस बच्ची को देखा तो वो तड़प उठी। हाय, ये बच्ची किस गुनाह की सजा भुगत रही है। दोनों ने उसे अपनी औलाद मानकर पालने का फैसला किया। किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किसी को मालूम हुआ तो वो इसे छीन सकते हैं। इस तरह शहजादी, जो एक महल की शहजादी थी, मछुआरों के झोंपड़े में पलने लगी। उधर जब बादशाह को अपनी बेटी के चोरी होने की खबर मिली तो महल मातम छा गया। बादशाह ने मुल्क भर में अपने सिपाही भेजे मगर शहजादी का कोई सुराग न मिला। इस तरह किस्मत की एक करवट ने शहजादी को महल से झोंपड़े तक पहुंचा दिया। लेकिन तकदीर के खेल अब भी बाकी थे। समुंदर की लहरों से उठकर आई वो नन्ही जान अब मछुआरों के मोहल्ले में बड़ी हो रही थी। सुल्तान मियाँ और आफिया बीबी ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। उन्होंने उसका नाम नूर रखा क्योंकि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था तब उसकी मासूम सूरत चांद की तरह चमक रही थी। नूर अब बड़ी हो रही थी। उसके बाल घने और काले थे, आंखें बिल्कुल समुंदर की गहराई जैसी थीं। उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी असली पहचान क्या है। वो बाकी मछुआरों की लड़कियों की तरह ही बड़ी हो रही थी। सुबह शाम समुंदर के किनारे खेलना, मछलियां पकड़ने में अपने अब्बा की मदद करना और फिर गीली मिट्टी से अपने हाथ साफ करना। मगर उसकी फितरत कुछ अलग थी। जब दूसरी लड़कियां अपने झोंपड़ों में गुड़ियों से खेलती थीं तो नूर समुंदर की लहरों को घंटों तक देखा करती। उसे महसूस होता जैसे ये लहरें उससे कुछ कह रही हों। कभी कभी वो सपनों में किसी बड़े महल को देखती जहां संगमरमर के फर्श होते, ऊंचे ऊंचे बुर्ज होते और एक तख्त पर एक शख्स बैठा होता। उसकी आंखों में दर्द और बेचैनी होती। अम्मी, मैंने फिर वही अजीब सपना देखा, उसने एक दिन आफिया बीबी से कहा। आफिया बीबी ने उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा, बेटी, कभी कभी तकदीर हमें सपनों के जरिए कुछ दिखाती है, लेकिन हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मछुआरों की जिंदगी आसान नहीं होती। जब मौसम खराब होता तो समुंदर में मछलियां पकड़ना मुश्किल हो जाता। कई बार ऐसा भी होता कि सुल्तान मियाँ और बाकी मछुआरे खाली हाथ लौटते। एक रोज ऐसा ही हुआ। सुल्तान मियाँ बहुत बीमार पड़ गए और घर में खाने को कुछ भी न बचा। नूर से ये देखा न गया। उसने सोचा, अगर मैं समुंदर में जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाऊं तो अब्बा का इलाज हो जाएगा। अभी तक वो कभी अकेले समुंदर में नहीं गई थी, मगर उस रोज वो कश्ती लेकर निकल पड़ी। समुंदर की लहरें तेज थीं, लेकिन नूर को ऐसा लगा जैसे समुंदर उसे अपनी बाहों में ले रहा हो। वो जाल डालने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार लहर आई और उसकी कश्ती पलट गई। वो पानी में डूबने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, मगर फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़कर किनारे की तरफ खींच रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो वो रेत पर पड़ी थी। उसके पास एक चमकीला मोती रखा था। ये कहां से आया? उसने हैरानी से सोचा। नूर को ये नहीं पता था कि ये वही मोती था जो उसकी मां ने उसके जन्म पर पहनाया था। वो मोती अब एक इशारा था, एक निशानी जो उसके अतीत से जुड़ी थी। समुंदर किनारे पड़ी नूर जब होश में आई तो उसकी हथेली में वो चमकीला मोती जज्ब हो चुका था।
उसकी नर्म उंगलियों के बीच वो किसी खजाने से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये मोती कोई दास्तान कह रहा हो, कोई भूला बिसरा अफसाना जो उसकी यादों के किसी कोने में कहीं दबा पड़ा था। वो तेजी से घर पहुंची और आफिया बीबी को मोती दिखाते हुए बोली, अम्मी, ये मोती देखो, मुझे समुंदर ने दिया है। क्या ये कोई खास चीज है? आफिया बीबी ने मोती को हाथ में लिया और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उनका दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने मोती को करीब से देखा। ये कोई आम मोती नहीं था, बल्कि उसकी बनावट बहुत नफीस थी, जैसे ये किसी शाही खजाने का हिस्सा हो। मगर वो अपनी बेचैनी को छुपाते हुए बोली, बेटी, ये तो बस एक आम मोती है। अल्लाह ने तुम्हें तोहफे में दिया है, इसे संभाल कर रखना। मगर नूर इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसके दिल में सवाल उठने लगे। उस रात जब वो सोई तो उसे फिर वही सपना आया, मगर इस बार कुछ नया था। एक हसीन औरत जो शाही लिबास में थी उसे गोद में लेकर प्यार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी, मेरी बच्ची, मेरी नूर। नूर चौंक कर उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कौन थी और क्यों हर बार उसे यही सपना आता था? उसने ठान लिया कि अब उसे अपने पिछली जिंदगी की हकीकत जाननी होगी। अगले दिन नूर समुंदर किनारे पहुंची, जहां गांव के सबसे बुजुर्ग मछुआरे बशीर चाचा बैठे हुए थे। वो हमेशा बच्चों को कहानियां सुनाते थे। नूर ने उनके पास जाकर धीरे से पूछा, चाचा, क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्ची समुंदर से आई हो? बशीर चाचा एकदम ठहर गए। उनकी आंखों में एक पुरानी याद तैर गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? नूर झिझकते हुए बोली, बस ऐसे ही, मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं और ये मोती भी मुझे समुंदर से मिला है। बशीर चाचा ने मोती को देखा और उनके हाथ कांप उठे। उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि हां, बरसों पहले ऐसा हुआ था। एक रात जब तूफान आया था, तब समुंदर ने एक मासूम बच्ची को हमारे किनारे पर भेजा था। वो बच्ची किसी आम घर की नहीं थी। उसकी पेशानी पर शराफत की रोशनी थी, उसके हाथों में बला की नज़ाकत थी, मगर उसकी तकदीर उसे झोंपड़ी में ले आई। नूर की सांसें थम गईं। क्या वो बच्ची मैं थी? उसने धीमे से पूछा। बशीर चाचा ने एक गहरी नज़र नूर पर डाली और कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक शोर मच गया। गांव के कुछ लोग भागते हुए आए और बोले, बादशाह के वजीर का काफिला गांव में आया है। बशीर चाचा के लफ्ज उनके हलक में ही अटक गए। नूर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आखिर इतने सालों बाद बादशाह के आदमी इस गांव में क्यों आए थे? गांव में हलचल मची हुई थी। लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों से बाहर निकलकर देख रहे थे कि आखिर शाही काफिला इस गरीब बस्ती में क्या करने आया है। सुनहरी पोशाक पहने सवार घोड़े पर बैठा था। उसके पीछे कई सैनिक थे, जिनके हाथों में नफीस तलवारें चमक रही थीं। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। ये वजीर आला तैमूर बेग था, जो बादशाह जफर अली शाह का सबसे वफादार आदमी माना जाता था। नूर भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसे खुद नहीं पता था कि क्यों। शायद उस मोती का राज अब खुलने वाला था। वजीर आला ने अपनी गहरी आवाज में ऐलान किया, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि उनकी खोई हुई शहजादी की तलाश फिर से शुरू की जाए। बरसों पहले हमारी शहजादी को महल से उठा लिया गया था और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। मगर कुछ दिन पहले एक नई निशानी हाथ लगी है, एक नायाब मोती जो सिर्फ शाही खजाने में मौजूद था। नूर का जिस्म सुन्न पड़ गया। बशीर चाचा और सुल्तान मियाँ की आंखें एक दूसरे से मिलीं। उन्हें समझ आ गया कि वजीर जिस मोती की बात कर रहा है वो वही है जो नूर को समुंदर से मिला था। वजीर आगे बोला, हर लड़की को दरबार में लाया जाएगा ताकि उसकी पहचान की जा सके। अगर कोई इस बारे में कुछ जानता है तो वो सामने आए। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। सुल्तान मियाँ का चेहरा उतर गया। आफिया बीबी ने नूर का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे किसी अनहोनी से बचाना चाहती हो। रात का अंधेरा घिर आया था, मगर नूर की आंखों में नींद नहीं थी। वो अकेले समुंदर किनारे जाकर बैठ गई। लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही थीं। क्या मेरा इस शाही खानदान से कोई ताल्लुक है? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके दिल में कोई पुरानी धड़कन जाग उठी थी। उसके कानों में फिर वही औरत की आवाज गूंजने लगी, मेरी बच्ची, मेरी नूर। उधर आफिया बीबी और सुल्तान मियाँ इस उलझन में थे कि क्या नूर को हकीकत बताई जाए या नहीं। अगर हमने इसे सच बता दिया तो ये हमसे दूर हो जाएगी,
आफिया बीबी की आंखों में आंसू थे। मगर अगर सच छुपाया तो हम उसके हक में जुल्म करेंगे। सुल्तान मियां ने गहरी सांस ली। इसी कश्मकश के बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। जब दरवाजा खोला तो सामने बशीर चाचा खड़े थे। अब और सच छुपाने का वक्त नहीं रहा सुल्तान। ये लड़की बादशाह की बेटी है और तकदीर इसे इसकी असली पहचान तक ले जाएगी। आफिया बीबी की आंखों में आंसू छलक पड़े। रात के आखिरी पहर सुल्तान मियां ने ठान लिया कि वो नूर को दरबार में लेकर जाएगा। ये उसकी तकदीर का इम्तिहान था। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के मछुआरों में हलचल मच गई। शाही दरबार में हाजिरी लगाने के लिए गांव से कुछ लड़कियां भेजी जानी थीं ताकि उनकी पहचान की जा सके। आफिया बीबी नूर को सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। बेटी, अगर तुझे वहां कुछ अजीब महसूस हो तो घबराना मत। खुदा तेरा निगहबान है। आफिया बीबी की आवाज कांप रही थी। सुल्तान मियां ने नूर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर तू ही शहजादी है तो खुदा की कसम तुझे तेरी असल पहचान मिलनी चाहिए। नूर की आंखों में उलझन थी। क्या वाकई वो किसी बादशाह की बेटी हो सकती थी? मगर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी उन्हें महल की तरफ ले जा रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही महल के दरवाजे सामने आए, नूर की आंखें फैल गईं। ये वही महल था जिसे वो बरसों से अपने ख्वाबों में देखती आ रही थी। ऊंची ऊंची दीवारें, संगमरमर से सजी हुई इमारतें, सोने की झालरें और चारों तरफ शाही सिपाही। महल के अंदर दाखिल होते ही वजीर आला ने सभी लड़कियों को एक बड़े हॉल में खड़ा करवा दिया। वहां बादशाह जफर अली शाह और उनकी बेगम सलमा बेगम तख्त पर बैठे थे। बेगम की आंखों में इंतजार का गम था। उनकी सूनी आंखें हर लड़की को ऐसे देख रही थीं जैसे किसी करिश्मे की आस हो। वजीर आला आगे बढ़ा और ऐलान किया, हर लड़की को बादशाह और बेगम के सामने पेश किया जाएगा। अगर किसी में कोई ऐसी निशानी है जो शहजादी से मिलती हो तो उसे शाही खानदान के हवाले कर दिया जाएगा। एक एक करके लड़कियां सामने आती गईं। बादशाह और बेगम उन्हें गौर से देखते, मगर फिर मायूस होकर सिर झुका लेते। आखिर में नूर की बारी आई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा सबको सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बेगम सलमा बेगम की आंखें अचानक भर आईं। रुको! बेगम की आवाज गूंजी। सारा दरबार ठहर गया। बेगम अपनी जगह से उठकर आईं और नूर को करीब से देखने लगीं। उनकी आंखों में कुछ पहचाने की बेचैनी थी। वो नूर की आंखों में झांकने लगीं, जैसे कोई भूली हुई याद तलाश रही हो। तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? बेगम ने कांपती आवाज में पूछा। नूर ने झिझकते हुए कहा, नूर। बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से नूर का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर उंगलियां फिराईं। तभी उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिला जुला एहसास उभर आया। बादशाह सलामत! देखिए, ये वही निशानी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह जल्दी से अपनी जगह से उठे और नूर की हथेली को देखने लगे। वहां हल्की सी चांद के आकार की निशान थी, वही निशान जो उनकी बेटी के जन्म के वक्त उसकी हथेली पर था। बादशाह की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से नूर को गले से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी नूर! नूर सन्न रह गई। ये वही आवाज थी जो बरसों से उसके ख्वाबों में गूंज रही थी। सुल्तान मियां और आफिया बीबी दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था, मगर दिल में दर्द। उनकी परवरिश की नूर अब उनकी नहीं रही थी। अब वो शाही खानदान की बेटी थी। नूर अब शाही महल में थी। महल के हर कोने में उसकी शान शौकत झलकती थी। ऊंचे संगमरमर के बुर्ज, रेशमी पर्दे, झूमरों से सजे हुए हॉल और इत्र की खुशबू से महकते गलियारे। मगर इस चमक ढमक के बावजूद नूर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अब तक अपनी झोंपड़ी की सादगी, समुंदर की लहरों और मछुआरों की दुनिया को भूल नहीं पाई थी। महल में उसके लिए एक बड़ा जलसा रखा गया। हर तरफ दरबारी, वजीर, उमरा और खादिम हाजिर थे। बेगम सलमा बेगम ने खुद नूर को शाही पोशाक पहनाई। एक नफीस जरदोजी का लिबास, भारी जेवरात और मोतियों से जरा ताज। मगर ये सब पहनकर भी उसे अजीब सा लग रहा था। जब उसे बादशाह जफर अली शाह के पास ले जाया गया तो उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और बोले, मेरी जान, मैं बरसों से तेरा इंतजार कर रहा था। अब तू फिर से इस तख्त की वारिस बन गई है। नूर ने धीरे से पूछा, मगर अब्बा हुजूर, क्या मैं इस महल में हमेशा रहूंगी? बादशाह ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल।
अब तू यहाँ की शहजादी है। तुझे अब महलों में रहना होगा, दरबार में बैठना होगा और शाही रस्मों को सीखना होगा। नूर का दिल धड़क उठा। क्या वो सच में इस नई जिंदगी को अपनाने के लिए तैयार थी? महल में नूर की आमद से हर कोई खुश नहीं था। खास तौर पर वजीर आजम तैमूर बेग को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो बरसों से बादशाह के बाद तख्त पर बैठने के सपने देख रहा था और अब अचानक नूर की वापसी ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया था। उसने अपने करीबी साथी मलिका बेगम, जो कि बादशाह की दूसरी बीवी थी, से कहा, अगर ये लड़की महल में रही तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मलिका बेगम ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर हमें इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। शाही महल में उसकी पढ़ाई लिखाई, तहजीब और आचरण को लेकर सख्त निगरानी रखी जा रही थी। उस्ताद उसे फारसी, अरबी और इतिहास सिखाने लगे, लेकिन नूर का दिल अब भी अपनी पुरानी दुनिया में ही अटका हुआ था। एक दिन जब उसे महल के बाग में टहलने की इजाजत मिली तो वो वहीं एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगी। तभी किसी ने पीछे से कहा, शहजादी, आपको महल की जिंदगी कैसी लग रही है? नूर ने पलटकर देखा। ये एक जवान गुलाम था जिसका नाम अजहर था। उसकी आंखों में नूर के लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी। नूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी तक मैं समझ नहीं पाई कि मैं इस जगह की हूं या नहीं। अजहर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, महल की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, मगर इनकी परछाइयों में कई राज छुपे होते हैं। आपको बहुत संभल कर चलना होगा, शहजादी। नूर की आंखों में सवाल थे, मगर अजहर बिना कुछ और कहे चला गया। रात के वक्त जब नूर अपने शाही कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी खिड़की से एक अजनबी साया गुजरा। वो जैसे ही उठी तो कमरे में जलता हुआ एक कागज पड़ा मिला। उसने कांपते हुए उसे उठाया और पढ़ा, ये महल तेरे लिए नहीं है। अगर जान की सलामती चाहती है तो वापस चली जा। नूर के हाथ में वो जलता हुआ कागज था और उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। खिड़की अभी भी आधी खुली थी और बाहर चांदनी महल के संगमरमरी फर्श पर बिखरी हुई थी। उसका दिल धड़कने लगा। ये किसका पैगाम हो सकता है? अगली सुबह नूर अपनी मां बेगम सलमा के पास पहुंची और कांपती आवाज में कहा, अम्मी, मुझे डर लग रहा है। कोई मुझे यहां नहीं देखना चाहता। बेगम सलमा ने उसकी बात सुनकर उसे सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची, तू अब महल की शहजादी है। तेरे दुश्मन भी होंगे, मगर तू फिक्र न कर, हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मगर उनकी आंखों में भी हल्का सा डर था। उधर वजीर आजम तैमूर बेग और मलिका बेगम इस नए मोड़ को लेकर परेशान थे। वो अभी भी डरी नहीं है, हमें कोई और तरीका अपनाना होगा, तैमूर बेग ने मलिका बेगम से कहा। मलिका बेगम ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमें उसके अंदर से ही उसे तोड़ना होगा। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया कि नूर को महल के दस्तूर सीखने होंगे और जल्द ही एक शाही जलसे में हिस्सा लेना होगा, जहां तमाम राज्य के उमरा, वजीर और पड़ोसी मुल्कों के लोग इकट्ठा होंगे। अगर वो वाकई मेरी बेटी है तो उसे साबित करना होगा कि वो इस तख्त की वारिस बनने के काबिल है, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा। नूर के लिए ये एक नया इम्तिहान था। शाम के वक्त जब नूर बाग में बैठी थी तो अजहर उसके पास आया और धीमे से कहा, शहजादी, आपके दुश्मन आप पर नजर रखे हुए हैं। ये खेल बहुत खतरनाक है, आपको बहुत संभल कर चलना होगा। नूर ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम इतना सब कैसे जानते हो? अजहर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी इन अंधेरों में गुजारी है। नूर कुछ और पूछती, मगर अजहर चला गया। अब नूर के पास वक्त बहुत कम था। उसे खुद को साबित करना था, अपने दुश्मनों से बचना था और ये समझना था कि महल में उसका असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। महल शाही जलसे के लिए सज चुका था। झूमरों की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। संगमरमर की दीवारों पर सोने की कारीगरी और रेशमी पर्दों की सजावट इस जलसे की शानो शौकत का ऐलान कर रही थी। मुल्क भर के उमरा, वजीर और पड़ोसी सल्तनतों के मेहमान महफिल में जमा थे। शहजादी नूर, जो अभी तक मछुआरों की सादगी से निकली थी, आज बेशकीमती रेशम और जरदोजी से सजी पोशाक में, सिर पर मोतियों का ताज और हाथों में सुनहरी चूड़ियां पहने खड़ी थी। मगर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। ये पहली बार था जब उसे महल में इतने बड़े जलसे का सामना करना था। जब जलसे की शुरुआत हुई तो बादशाह जफर अली शाह अपने तख्त पर बैठे और बोले, आज इस दरबार में मेरी खोई हुई बेटी शहजादी नूर हमारे साथ है।
मगर सल्तनत को ये यकीन होना चाहिए कि वो हमारी असली वारिस है। इसलिए आज हम उसे एक इम्तिहान देंगे। अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब होती है तो तख्त की वारिस होने का ऐलान कर दिया जाएगा। महफिल में सन्नाटा छा गया। सभी नूर की तरफ देखने लगे। मलिका बेगम और वजीर आजम तैमूर बेग की नज़रों में एक अजीब सी खुशी थी। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हम शहजादी से कुछ सवाल पूछेंगे जिनसे पता चलेगा कि क्या वो हुकूमत संभालने के काबिल हैं। पहला सवाल आया, अगर कोई गरीब भूखा हो और महल से खाना चुराए तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? नूर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर कोई भूख से मजबूर होकर चोरी करता है तो सजा देने से पहले ये देखना चाहिए कि उसे भूखा क्यों रहना पड़ा। अगर हुकूमत अपने रियाया को भूखा रखे तो असल गलती हुकूमत की होती है, चोर की नहीं। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने नाक भौं सिकोड़ ली, मगर बादशाह की आंखों में फख्र झलकने लगा। इसके बाद मल्लिका बेगम आगे बढ़ीं और मुस्कुराकर बोलीं, शहजादी को महल के तौर तरीके और दरबार की सियासत समझनी होगी। अगर दो पड़ोसी सल्तनतें जंग पर आमादा हों और हमारी सल्तनत से मदद मांगे तो आप क्या फैसला करेंगी? नूर ने नजरें झुकाईं और कहा, हुकूमत को जंग के बजाय सुलह की राह तलाश करनी चाहिए। अगर दोनों सल्तनतों में अमन कायम किया जाए तो वो हमारी सल्तनत की कौवत भी बन सकते हैं, मगर अगर जंग लड़ी गई तो दोनों तरफ खून बहेगा और हमारी सल्तनत को भी नुकसान होगा। बादशाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हल्के से मुस्कुराए। नूर के जवाबों से महल के कई लोग खुश हो चुके थे, मगर उसके दुश्मन खामोश नहीं बैठ सकते थे। जैसे ही नूर अपनी जगह पर बैठी, अचानक एक नौकर महल में दाखिल हुआ और घबराई हुई आवाज में बोला, शहजादी को जहर दिया गया है। दरबार में हलचल मच गई। सबकी नजरें नूर की तरफ घूम गईं। मल्लिका बेगम और तैमूर बेग ने चौंकने का नाटक किया, मगर उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। नूर ने घबराकर अपने हाथ देखे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, उसका जिस्म सुन्न पड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके बदन में कोई गर्म लहर दौड़ रही है। जहर, नूर ने धीमी आवाज में कहा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। महल के शाही जलसे में हलचल मच चुकी थी। शहजादी नूर बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी और हर कोई हक्का बक्का रह गया था। बेगम सलमा बेगम दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। कोई हकीम बुलाओ। बादशाह झफर अली शाह की गरजती हुई आवाज महल की दीवारों से टकराई। सारे दरबारी इधर उधर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महल में अब इस बात की तहकीकात शुरू हो गई कि जहर कैसे दिया गया था। जल्द ही पता चला कि नूर को जो शरबत पिलाया गया था उसमें जहर मिलाया गया था। वो शरबत कौन लेकर आया था? बादशाह ने गुस्से से पूछा। एक नौकर आगे बढ़ा और कांपते हुए बोला, हुजूर, मुझे मल्लिका बेगम की खादिमा ने हुक्म दिया था कि शहजादी के लिए ये शरबत पेश किया जाए। सारा दरबार अचानक खामोश हो गया। सभी की निगाहें मल्लिका बेगम की तरफ घूम गईं, मगर मल्लिका बेगम इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं थी। उसने जल्दी से नकली आंसू बहाए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है हुजूर? ये किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। वो बहुत चालाक थी, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बादशाह को मजबूरन इस मामले को टालना पड़ा, मगर उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। रात के वक्त नूर अपने कमरे में बैठी थी। उसका जिस्म अभी भी कमजोर था, मगर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और मैं जानती हूं कि दुश्मन महल के अंदर ही है, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे के बाहर किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। कौन है? नूर ने आवाज लगाई, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। नूर की आवाज महल के कमरे में गूंज उठी। कौन है? मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक कागज मोड़ा हुआ पड़ा था। उसने जल्दी से कागज उठाया और अंदर जाकर उसे खोला। उस पर कच्ची स्याही से कुछ अल्फाज लिखे थे। शहजादी, आपका दुश्मन बहुत करीब है। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करें जो आपके साथ पहले दिन से हैं। महल की दीवारों में कई छुपे हुए राज हैं। अगर जानना चाहती हैं कि आपको मारने की साजिश किसने रची, तो महल के पुराने तहखाने में जाइए, आधी रात को, अकेले। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये खत किसने लिखा था? क्या ये कोई नया धोखा था या फिर कोई उसे सच बताने की कोशिश कर रहा था? नूर ने तय किया
कि वो इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगी। आधी रात को जब महल में हर कोई सो चुका था, वो चुपचाप अपना कमरा छोड़कर महल के तहखानों की तरफ बढ़ी। महल के पुराने हिस्से अब वीरान पड़े थे। इन तहखानों में अब कोई नहीं आता जाता था। नूर ने एक जलता हुआ चिरागा उठाया और धीरे धीरे उन संकरी सीलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हवा में नमी और बासी खुशबू फैली हुई थी। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नूर ठिठक गई। चिरागा की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। फिर एक कोने में उसे कुछ दस्तावेज पड़े हुए दिखे। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें उठाया। ये कागजात कुछ पुराने खत थे, शाही दस्तावेज, जिनमें किसी के नाम पर शाही खजाने से बड़ी रकम निकाली गई थी। नूर ने जब ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इन दस्तावेजों पर मलिका बेगम और वजीर आजम तैमूर बेग के दस्तखत थे, यानी महल में चोरी हो रही थी और ये दोनों मिलकर शाही खजाने को लूट रहे थे। तो ये दोनों ही असली गुनहगार हैं और शायद इसी वजह से मुझे मारने की कोशिश की गई थी, नूर ने बुदबुदाते हुए कहा। तहखाने में कोई और भी था। अचानक नूर को पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने जल्दी से चिरागा घुमाया, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक जानी पहचानी आवाज अंधेरे में गूंजी। शहजादी, आपको ये राज नहीं जानना चाहिए था। नूर ने चौंक कर देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि वजीर आजम तैमूर बेग खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। तो आपको सच्चाई का पता चल ही गया, तैमूर बेग ने कहा। अब आप सोच रही होंगी कि मैं आपको यहां जिंदा जाने दूंगा या नहीं। नूर का कलेजा कांप उठा। तहखाने में साजिश का ये अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। तहखाने की घनी खामोशी में वजीर आजम तैमूर बेग की आवाज गूंज रही थी। चिराग की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी डर रही हो। नूर ने दस्तावेज मजबूती से पकड़ ली और पीछे हटने लगी। तुम मेरे अब्बा के वफादार थे, तैमूर बेग, नूर की आवाज में इल्जाम था। फिर तुमने ये गद्दारी क्यों की? तैमूर बेग हल्के से हंसा। उसकी हंसी में जर था। वफादारी? उसने कहा। ये महल, ये सल्तनत, ये तख्त, सब झूठ है। असली ताकत उसी के पास होती है जो इसे छीन सके। तुम्हारे अब्बा बादशाह हैं, मगर असल हुकूमत मैं चलाता हूं, और तुम एक खोई हुई शहजादी जो अचानक यहां आकर हमारे रास्ते की रुकावट बन गई। तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? नूर ने पूछा। हां, और काश वो जहर कामयाब हो जाता। तैमूर बेग आगे बढ़ा। मगर कोई बात नहीं, मैं यहां तुम्हारी गलती सुधारने आया हूं। तैमूर बेग ने हाथ उठाया और अंधेरे से दो आदमी बाहर निकले। महल के सिपाही, मगर उनकी आंखों में वफादारी नहीं बल्कि बेईमानी झलक रही थी। शहजादी को हमेशा के लिए खामोश कर दो, तैमूर बेग ने हुक्म दिया। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अकेली थी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आज वो पकड़ी जाती तो कभी सुबह का सूरज नहीं देख पाती। सिपाही आगे बढ़े, मगर तभी अंधेरे में एक तेज आवाज गूंजी, कोई हाथ मत लगाना। सब चौंक गए। अंधेरे से अजहर निकला। उसके हाथ में एक तेज खंजर था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। अगर किसी ने शहजादी को छूने की कोशिश की तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अजहर गरजा। तैमूर बेग ने आंखें संकरी कर लीं। अजहर, तुम, एक मामूली गुलाम, हमारी साजिश में दखल देगा? अजहर मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में खतरा था। गुलाम? मैं गुलाम नहीं, बल्कि तुम्हारी साजिशों का कातिल हूं। इतना कहकर उसने बिजली की तेजी से पहला सिपाही गिरा दिया। तैमूर बेग के दूसरे सिपाही ने अजहर पर हमला करने की कोशिश की, मगर नूर ने पास पड़ी एक मशाल उठाकर उसके चेहरे पर दे मारी। वो चीखते हुए पीछे हटा। अजहर ने नूर का हाथ पकड़कर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों तेजी से तहखाने की तरफ भागे। तैमूर बेग गुस्से में चीखा, इन दोनों को पकड़ो, वो दस्तावेज हमारे खिलाफ हैं। नूर और अजहर तहखाने की अंधेरी सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर पहुंचे। पीछे से तैमूर बेग के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। अजहर ने कहा, अगर हमें ये दस्तावेज बादशाह तक पहुंचाने हैं तो हमें दरबार में पहुंचना होगा। नूर ने हाँ में सिर हिलाया। आज तैमूर बेग और मलिका बेगम की साजिश का पर्दाफाश होगा। नूर और अजहर अंधेरे तहखाने से निकलकर महल के गलियारों में दौड़ रहे थे। उनके हाथों में वो दस्तावेज थे जो मलिका बेगम और वजीर आजम तैमूर बेग की गद्दारी को साबित कर सकते थे, मगर उनके पीछे तैमूर बेग के वफादार सिपाही थे जो उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे।
महल में हल्का अंधेरा था, क्योंकि अभी सुबह का वक्त नहीं हुआ था। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वो दरबार तक सही सलामत नहीं पहुंची तो उसके दुश्मन उसे हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। जैसे ही दोनों शाही दीवान खास के दरवाजे के करीब पहुंचे, सामने अचानक दो सिपाही खड़े हो गए। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। शहजादी, आपका खेल खत्म हुआ, उनमें से एक सिपाही बोला। अजहर ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाल ली। अगर किसी ने शहजादी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो वो जिंदा नहीं रहेगा। सिपाहियों ने हमला किया, मगर अजहर किसी शेर की तरह उनसे भिड़ गया। पहली तलवार उसने अपने खंजर से रोकी और दूसरे सिपाही के वार से बचते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। नूर, भागो, बादशाह के पास जाओ, अजहर ने जोर से कहा। नूर पीछे नहीं हटना चाहती थी, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दौड़ती हुई शाही दरबार की तरफ बढ़ी। जब नूर दरबार में पहुंची तो वहां बादशाह जफर अली शाह अपने तख्त पर बैठे थे। उनके सामने मलिका बेगम और तैमूर बेग खड़े थे, जैसे कोई अहम फैसला हो रहा हो। नूर हांफते हुए अंदर दाखिल हुई और जोर से बोली, अब्बा हुजूर, साजिश बेनकाब हो चुकी है। महल के सारे वजीर, उमरा और सिपाही चौंक गए। मलिका बेगम और तैमूर बेग की आंखों में हल्की घबराहट झलक गई, मगर वो जल्दी संभल गए। शहजादी, आप इतनी रात गए यहां क्या कर रही हैं? तैमूर बेग ने नकली मुस्कुराहट के साथ पूछा। नूर ने उन दस्तावेजों को हवा में लहराया और कहा, ये देखिए अब्बा हुजूर, ये सबूत हैं कि तैमूर बेग और मलिका बेगम सालों से शाही खजाने की चोरी कर रहे हैं, और जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे मारने की साजिश रची। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने दस्तावेज अपने हाथ में लिए और गौर से देखने लगे। उनकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। तैमूर बेग, ये क्या है? बादशाह गरजे। तैमूर बेग के माथे पर पसीना आ गया, मगर वो अब भी नाटक करने लगा। ये झूठ है हुजूर, किसी ने हमें फंसाने के लिए ये दस्तावेज बनाए हैं। मल्लिका बेगम ने जल्दी से नकली आंसू बहाने शुरू कर दिए। ऐसी इल्जाम हमारी सल्तनत पर एक धब्बा हैं हुजूर। मगर तभी दरबार में अजहर भी दाखिल हुआ, खून से लथपथ, मगर उसकी आंखों में जीत की चमक थी। शहजादी सही कह रही हैं, तैमूर बेग ने इन दस्तावेजों को तहखाने में छुपा रखा था, और जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें मारने की कोशिश की। अब किसी को कोई शक नहीं था। दरबार में खड़े वजीर आजम के समर्थकों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। बादशाह उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आग थी। तैमूर बेग, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा, हमारे खजाने को लूटा और हमारी बेटी को मारने की साजिश की। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सिपाही आगे बढ़े और तैमूर बेग को पकड़ लिया। अब उसकी आंखों में खौफ था। नहीं, मुझे गलत मत समझिए हुजूर, ये सब झूठ है, तैमूर बेग चिल्लाया, मगर अब उसकी कोई नहीं सुन रहा था। बादशाह ने कहा, सुबह होते ही तुम्हें सरेआम मौत की सजा दी जाएगी। मलिका बेगम, जो अब भी सोच रही थी कि वो बच सकती है, अचानक बादशाह के कदमों में गिर गई। हुजूर, मैंने जो किया वो सिर्फ अपनी औलाद की सलामती के लिए किया, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में दर्द था, मगर उनका फैसला साफ था। तुमने एक मां के रिश्ते को कलंकित किया है मलिका। तुम्हें अब महल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी बाकी जिंदगी किसी गुमनाम जगह पर कटेगी। मलिका बेगम चीख पड़ी, मगर अब उसकी एक नहीं सुनी गई। जब ये सब हो रहा था, नूर ने चैन की सांस ली, मगर उसकी नजर अजहर पर गई, जो अब भी चोटों से लहूलुहान था। तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंची अजहर? नूर ने नरमी से कहा। अजहर मुस्कुराया। अगर आपके लिए जान भी चली जाती तो अफसोस न होता शहजादी। बादशाह ने यह सुना और अजहर की तरफ देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची वफादारी किसी ऊंचे ओहदे से नहीं, बल्कि बड़े दिल से आती है। आज से तुम हमारे खास सलाहकार होंगे। अजहर ने सिर झुका लिया। महल में आज पहली बार इतनी बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। नूर ने जीत हासिल कर ली थी, मगर यह सिर्फ उसकी जंग की पहली जीत थी। दरबार में तैमूर बेग और मलिका बेगम की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। बादशाह ने अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि तैमूर बेग को जेल में डाल दिया जाए और मलिका बेगम को महल से निकाल दिया जाए। बादशाह ने नूर को देखा और अपनी बाहें फैलाईं और नूर को गले से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी शहजादी, मैंने तुम्हें इतने सालों तक खो दिया था। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ गए। महल में हर तरफ खुशी फैल गई। नूर, जो एक मामूली मछुआरे की बेटी समझी जाती थी,
आज साबित हो गया कि वो इस सल्तनत की असली वारिस थी। नूर अब महल की शहजादी थी। पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि खोई हुई शहजादी अपने असली घर लौट आई है। बादशाह जफ़र अली शाह ने ऐलान किया कि पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाएगा। मगर नूर के दिल में अब भी कई सवाल थे। महल की चकाचौंध और शानो शौकत उसके लिए नई थी। उसने अपनी जिंदगी मछुआरों के छोटे से गांव में गुजारी थी, जहां समंदर की लहरों के साथ खेलना, आम कपड़े पहनना और खुले आसमान के नीचे सोना उसकी आदत थी। मगर अब वो भारी जरीदार लिबासों में थी। हर तरफ नौकर चाकर उसके हुक्म के इंतजार में खड़े रहते थे और महल के सख्त कायदे कानून उस पर लागू हो चुके थे। बादशाह ने नूर को महल की सबसे खूबसूरत हवेली में ठहराया, मगर वो अब भी अपनी पुरानी दुनिया को याद करती थी। शहजादी, आपको अब अपनी हैसियत के मुताबिक चलना होगा, वजीर-ए-दरबार ने उसे समझाया। मगर मेरी परवरिश जिस तरह हुई है, क्या मैं उसे इतनी आसानी से भूल सकती हूं? नूर ने कहा। वजीर मुस्कुराया। शाही खून का अपना तकाजा होता है, आपको अब सल्तनत की जिम्मेदारी उठानी होगी। नूर समझ रही थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसी दौरान तैमूर बेग के कुछ वफादार अब भी महल में मौजूद थे। उन्होंने मलिका बेगम की गिरफ्तारी और तैमूर बेग की मौत की सजा को एक तौहीन समझा। ये लड़की हमारी सारी ताकत छीन चुकी है। अगर इसे रोकना है तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा, महल के पुराने वजीरों में से एक ने फुसफुसाकर कहा। दूसरे साजिश करने वाले ने कहा, बादशाह बूढ़े हो रहे हैं। अगर हमने वक्त रहते इस शहजादी को रास्ते से नहीं हटाया तो हमारा अंत भी तैमूर बेग जैसा ही होगा। अजहर को नूर के साथ एक साए की तरह रहने का हुक्म दिया गया था। वो अब सिर्फ एक मामूली गुलाम नहीं था, बल्कि बादशाह ने उसे महल का खास मुहाफिज बना दिया था। नूर ने अजहर से कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मैं इस सल्तनत की शहजादी हूं। अजहर मुस्कुराया। आप जहां भी हों, आप हमेशा खास थीं, शहजादी। नूर ने हल्की मुस्कान दी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी जान को खतरा आने वाला है। उस रात जब नूर अपने कमरे में सो रही थी, अचानक हवा में एक हलचल हुई। महल के बाग में किसी की परछाई तेजी से सरकी। वो एक नकाब पोश कातिल था, जिसे शहजादी को हमेशा के लिए खामोश करने भेजा गया था। रात का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। महल की दीवारों पर जलते चिराग हवा में कांप रहे थे। नूर अपने कमरे के अंदर गहरी नींद में थी, मगर बाहर एक मौत का साया मंडरा रहा था। एक काले नकाब में छुपा कातिल, जिसकी आंखों में नूर के लिए दुश्मनी की चमक थी, दबे पांव उसकी हवेली में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक तेज खंजर था, जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। नूर के कमरे में एक हल्की सरसराहट हुई, जिससे उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, एक साया उसकी तरफ झपट पड़ा। मर जा शहजादी! नूर चीखती। इससे पहले ही खंजर उसकी तरफ बढ़ चुका था, मगर उसी लम्हे अचानक दरवाजा जोर से खुला और अजहर बिजली की तेजी से अंदर दाखिल हुआ। अजहर ने बिना वक्त गंवाए अपनी तलवार निकाली और कातिल के वार को बीच में ही रोक लिया। तलवार और खंजर की टकराहट से चिंगारियां निकलीं। कातिल समझ गया कि अब वो आसानी से अपना काम पूरा नहीं कर सकता। वो तेजी से पीछे हटा और अजहर पर दोबारा हमला किया। दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। शहजादी, पीछे हटिए, अजहर ने नूर से कहा। मगर नूर सिर्फ तमाशा देखने वाली नहीं थी। उसने पास रखे एक जलते हुए चिराग को उठाया और कातिल की तरफ फेंका। चिराग कातिल के कपड़ों से टकराया और एक पल के लिए वो हड़बड़ा गया। यही मौका था। अजहर ने तेजी से अपनी तलवार चलाई और कातिल जमीन पर गिर पड़ा। महल में हलचल मच गई। बादशाह खुद वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही कातिल का नकाब हटवाया तो सबके चेहरे पर हैरत थी। वो कोई और नहीं बल्कि महल का एक पुराना वजीर था, जो तैमूर बेग का सबसे बड़ा समर्थक था। इस गद्दार को तुरंत सजा दी जाए, बादशाह गरजे। महल के सिपाहियों ने कातिल को पकड़ लिया। अब आखिरकार महल की सारी साजिशों का खात्मा हो चुका था। इस पूरी घटना के बाद नूर को एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ मछुआरे की बेटी नहीं, बल्कि एक बहादुर शहजादी थी। उसने सल्तनत की जिम्मेदारी अपनाने का फैसला किया। बादशाह ने ऐलान किया कि नूर ही सल्तनत की अगली वारिस होगी। महल और पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो एक शाम नूर और अजहर महल की छत पर खड़े थे। तुम हमेशा मेरी हिफाजत के लिए मौजूद रहे, नूर ने कहा। अजहर मुस्कुराया।
क्योंकि मेरी जिंदगी आपकी हिफाजत करने के लिए ही बनी है शहजादी। नूर ने उसकी आंखों में देखा। अब तुम सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए भी रहोगे। अजहर चौंक गया। शहजादी, नूर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब मुझे सिर्फ शहजादी मत कहो अजहर, अब मैं तुम्हारी नूर भी हूं। नूर ने अपनी पहचान पाई, अपने दुश्मनों को हराया और अपने सच्चे हमसफर को पाया। वो अब महज एक खोई हुई शहजादी नहीं थी, बल्कि एक बहादुर और समझदार हुक्मरान बनने जा रही थी। महल में उजाला था और सल्तनत की फैज़ा में नया सवेरा दस्तक दे रहा था। महल अब तक इतने बड़े जश्न का गवाह नहीं बना था। हर गली, हर चौक, हर बाग में रोशनी फैली थी। गुलाब और चमेली की खुशबू हवाओं में घुली थी। नूर और अजहर की मोहब्बत का सफ़र आखिरकार एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने वाला था। उनका निकाह होने जा रहा था। बादशाह जफ़र अली शाह ने जब नूर की ज़ुबान से सुना कि वो अजहर से निकाह करना चाहती है तो पहले हैरत में पड़ गए। एक मामूली मुहाफिज से शादी? मेरी शहजादी की शादी तो किसी शाहजादे से होनी चाहिए, उन्होंने कहा। मगर नूर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, अजहर सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे वफादार साथी है। उसने मेरी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर कोई शख्स मेरी सल्तनत और मेरी मोहब्बत के काबिल है तो वो सिर्फ अजहर ही है। बादशाह ने गहरी सोच में डूबकर नूर की बात सुनी। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी शहजादी का दिल राजी है तो बादशाह को भी इनकार नहीं होना चाहिए। ये निकाह होगा पूरे शान और शौकत से। महल में चारों तरफ तैयारियां शुरू हो गईं। नूर के लिए सबसे खूबसूरत लिबास मंगवाए गए। सुनहरी झरी से जरा लाल रंग का लहंगा, हाथों में चमकते हुए कंगन, माथे पर झूमर। वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ अजहर के लिए बादशाह ने खुद एक शाही पोशाक तैयार करवाई। जब वो निकाह के दिन सफ़ेद और सुनहरे लिबास में महल के हॉल में दाखिल हुआ तो तमाम मेहमानों की नज़रें बस उसी पर टिक गईं। बड़े काजी साहब को बुलाया गया। पूरे महल में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने निकाह के अल्फाज पढ़ने शुरू किए। शहजादी नूर, क्या आपको अजहर से निकाह कबूल है? नूर ने हल्के से सिर झुकाया और धीमे मगर पुरैतमीनान लहजे में कहा, कबूल है। हॉल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। फिर काजी साहब ने अजहर की तरफ देखा। अजहर, क्या आपको शहजादी नूर से निकाह कबूल है? अजहर ने गहरी सांस ली, नूर की चमकती हुई आंखों को देखा और फिर ठोस आवाज में कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ और पूरे महल में मुबारकबाद की सदाएं गूंज उठीं। बादशाह ने नूर और अजहर के सिर पर हाथ रखा और दुआएं दीं। निकाह के बाद जब सब शोरगुल और जश्न में डूबे हुए थे, नूर और अजहर महल के बाग में चुपचाप खड़े थे। अजहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली मुहाफिज को शहजादी नसीब होगी। नूर ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादी की हिफाजत करने वाले को ही तो उसका हक मिलता है। चांदनी रात में फूलों की महक के बीच उनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। नूर अब सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि एक बहादुर हुक्मरान भी थी। अजहर अब सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि इस सल्तनत का होने वाला बादशाह था। उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत और उनकी सच्चाई ने उन्हें एक बना दिया। और इस तरह शहजादी नूर और अजहर की कहानी, जो समंदर किनारे एक मामूली मछुआरे की झोपड़ी से शुरू हुई थी, शाही महल की रोशनी में मुकम्मल हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। साथ ही करीबी लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।